हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 12th की फिज़िक्स का एक मेजर पोर्शन है। इसमें टोटल 7 चैप्टर्स आते हैं और अगर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्ट्रॉन्ग है तो 12th की फ़िज़िक्स में आपका बहुत अच्छा कमांड रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद मॉडर्न फिज़िक्स बच जाता है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर्स, तो वो पोर्शन इतना हार्ड नहीं है कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 7 चैप्टर्स में पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस और उसके फील्ड, फिर पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, देन मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, और फिर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, फिर EMI एंड AC। ये टोटल 7 चैप्टर्स हम पढ़ेंगे। तो आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड से स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपका कमांड बहुत अच्छा रहे। आप सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना, हम क्वेश्चंस भी यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और नोट्स अच्छे से बनाना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का पहला लेक्चर। तो हमको पहले समझना होगा इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। देखो, जैसे हम मास से बहुत अच्छे से वाकिफ़ है कि मास क्या होता है, क्योंकि हम बचपन से डील करते आ रहे हैं, हमको समझ में आता है मास, लेकिन चार्ज नहीं समझ में आता। चार्ज क्या होता है? चार्ज भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, मास की तरह ही। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो आप देखोगे तो दिखेगा नहीं, लेकिन उसके पास होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक इंसान के पास पैसा है, तो आप जेब में उसके ढूंढोगे, उसको खोजोगे तो मिल जाएगा पैसा सामने। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, अगर मैं ऐसा बोलूँ, तो आप उसको तोड़ोगे तो अंदर से कुछ चमकीली चीज़ नहीं निकलेगी जिस पे लिखा होगा कि ये चार्ज है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, पता नहीं क्यों होता है, इसलिए हम उसको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोल देते हैं कि उस मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है चार्ज शो करने की। जैसे मास शो करता है, मास और चार्ज में बहुत सारी चीज़ें सिमिलर भी है, और मास और चार्ज में बहुत सारी चीज़ें डिसिमिलर भी हैं। तो हम सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि मास क्या है। मास को हम ग्रेविटेशनल फोर्स से समझते हैं। जैसे दो बॉडी अगर मास है उसके पास, तो वो एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लीजिए दो इलेक्ट्रॉन्स का। दो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेट फोर्स रिपेल करते हैं, हमको पता है कि रिपेल करते हैं क्योंकि दोनों पे अनलाइक चार्जेस होता है। बट चार्जेस का अगर हम छोड़ दें साइड में, तो दोनों के पास मास है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स से। सिमिलरली मास की तरह ही चार्ज भी एक रोल प्ले करता है, वो फोर्स जनरेट करता है चार्ज पार्टिकल्स पर। चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास होता है। इस यूनिवर्स में सारी चीज़ें मैटर, ये मैटर बना किससे है? एटम से। और अगर डीपली जाओगे तो एटम किससे बने हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इसमें हम न्यूट्रॉन का डिस्कशन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है, वो न्यूट्रल होता है, इसलिए हम चैप्टर्स में तो उसका डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो चैप्टर ही चार्जेस के ऊपर है। तो हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और ज़्यादा रिसर्च हमारा किस पर होगा? इलेक्ट्रॉन पर। क्यों? क्योंकि वायर्स में जो करंट बहता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं, प्रोटॉन नहीं। वो क्यों? इलेक्ट्रॉन पे हम क्यों ज़्यादा चर्चा करेंगे, प्रोटॉन पर क्यों नहीं, वो भी हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन अगर साथ में रखा होगा तो नेट रिपेल करते हैं किस फोर्स से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनके पास आता कहाँ से है? उनके चार्जेस की वजह से। जैसे दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं मास की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स। सिमिलरली चार्ज उनको एक और एक्स्ट्रा फोर्स देता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे मास अपना फील्ड बना लेता है, ग्रेविटेशनल फील्ड, वैसे ही चार्ज अपना फील्ड बना लेता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मास और चार्ज में बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा स्ट्रोंगर होता है। इसलिए तो दो इलेक्ट्रॉन जब पास में हम रखते हैं तो नेट रिपेल करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स उतने ही डिस्टेंस पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतने ही डिस्टेंस पे, तो भी नेट रिपल्सन हो रहा है, मतलब उतने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा फोर्स दे रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्गर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होता है नेचर में? न्यूक्लियर फोर्स, जो कि सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर एक्ट करता है। उससे कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उससे कम ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब हम समझते हैं चार्ज है किसके पास। यूनिवर्स में सब चीज़ें क्या? मैटर। और आपने क्लास 11th केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि मैटर 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम इज मैटर।
तो आप किसी भी, ये सारी चीज़ें हमारे रूम में रखी हुई है, आपके रूम में रखी हुई है, वो क्या है? मैटर है। बुक्स, पेन, सब कुछ मैटर है। कुछ सॉलिड में है तो कुछ लिक्विड में है। ये एटमॉस्फेयर में मैटर ही तो है, गैस के फॉर्म में, वो भी मैटर। तो लिक्विड, सॉलिड, गैस, ये तीनों हमको पता है। मैटर को हम अल्टीमेटली तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा हमारे हाथ में? एटम्स। एटम्स किससे बने हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है इसलिए उसके पास चार्ज नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास चार्ज है, मतलब इस पूरे यूनिवर्स में चार्ज अल्टीमेटली है किसके पास? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास। मतलब किसी भी बॉडी के पास चार्ज है तो किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से एंड प्रोटॉन की वजह से। तो अगर हम किसी बॉडी को बोलें कि मान लो एक स्फीयर है, कैपेसिटर में हम पढ़ेंगे एक स्फीयर नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब क्या है? उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। अगर प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता। इसका मतलब वो नेट स्फीयर कैसा होता? पॉजिटिवली चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज, ये दोनों अलग अलग चार्जेस हैं, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है लेकिन नेचर अलग है। क्यों? क्योंकि दो प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। लेकिन एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। मतलब इन दोनों के पास जो चार्ज है वो अलग अलग है। अगर सिमिलर होता तो जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी रिपेल करते हैं अगर चार्ज सेम होता दोनों पर तो। लेकिन सेम नहीं है इसलिए वो दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे पास चार्ज दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन को हमने असाइन कर दिया कि उसको हम नेगेटिवली चार्ज बोलेंगे, ज़रूरी नहीं है, असाइनमेंट हमने दे दिया, ज़रूरी थोड़ी कि इलेक्ट्रॉन जब आप ढूंढने जाओगे तो उस पर नेगेटिव साइन लगा होगा, नहीं, उस पर चार्ज है। सिमिलरली प्रोटॉन के पास भी चार्ज है, हमने प्रोटॉनिक चार्ज को पॉजिटिव कह दिया और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को नेगेटिव कह दिया। अब देखना, अब आपको पता है कि कोई भी बॉडी तीन स्टेट में हो सकती है, या तो वो न्यूट्रल हो सकती है, या तो नेगेटिवली चार्ज होती है, या तो पॉजिटिवली चार्ज है। अब हम चार्ज के बारे में ज़्यादा अभी तक हमने क्यों नहीं पढ़ा है? क्योंकि हमारे रूम में, हमारे आसपास जितनी चीज़ें होती है ना, वो ऑलमोस्ट उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं, मतलब वो न्यूट्रल होते हैं, उनमें नेट चार्ज क्या होता है? जीरो। इसलिए हम चार्ज का अभी तक हमने कुछ डिस्कशन नहीं किया, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं फिजिक्स में तो हमें चार्ज समझना होगा, तभी तो हम इसके बाद हम करंट समझेंगे, चार्ज के बाद ही समझ में आएगा वो। तो हम बॉडी, कोई भी मैटर, कोई भी बॉडी तीन स्टेट में रह सकती है, या तो वो न्यूट्रल होगी, या तो वो नेगेटिवली चार्ज होगी, या तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। न्यूट्रल होगी इसका मतलब क्या है? उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं, तो दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, नेचर अपोजिट होता है, तो नेट चार्ज जीरो। अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है इसका मतलब क्या है? उसके अंदर अगर आप उसको तोड़ोगे तो एटम्स भी नहीं है, और एटम्स को तोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो इन तीनों को जब काउंट करोगे तो न्यूट्रॉन से तो कोई मतलब ही नहीं है हमें, उस पर चार्ज ही नहीं है, वो 1 रहे या 10 रहे या करोड़ रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर उसके अंदर ज़्यादा होंगे तो वो नेट बॉडी ओवरऑल कितना होगा? नेगेटिवली चार्ज। तीसरा कंडीशन, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होंगे। इसका मतलब कि बॉडी तीन स्टेट में रह सकती है, न्यूट्रल, नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। अगर आप कोई भी डिस्कशन करेंगे बोलेंगे रोड नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब क्या है? उस पर हमने नेगेटिव नेगेटिव रख दिया है? नहीं, इसका मतलब है कि उसके अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। 10 इलेक्ट्रॉन है और 9 प्रोटॉन है, इसका मतलब वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि 9 प्रोटॉन के चार्ज को तो 9 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देगा तो नेट जीरो। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है, 10 इलेक्ट्रॉन बोले मैंने, तो वो नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, मतलब ओवरऑल बॉडी कैसी हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज। तो अब आपको चार्ज का थोड़ा समझ में आया होगा क्या है। अब हम चार्ज की एक एक प्रॉपर्टी देखते हैं। इससे पहले एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि चार्जिंग के लिए इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल है। मतलब अगर हमें किसी बॉडी को चार्ज करना है तो अगर हम किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो आप ये कहोगे कि उस पर एक प्रोटॉन डाल दो, प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो बॉडी ओवरऑल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। या फिर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। पहले वो बॉडी अगर न्यूट्रल थी, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर्स इक्वल नहीं रहा, एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, तो ओवरऑल उस बॉडी पर क्या आ गई? पॉजिटिवली चार्ज। तो मतलब किसी बॉडी को अगर हमें पॉजिटिवली चार्ज करना है तो या तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो या फिर एक प्रोटॉन दे दो, दोनों कंडीशन में वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। लेकिन ज़रा सोचो आप, इलेक्ट्रॉन देना आसान है
प्रोटॉन देना आसान है। एक एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है जिसको इलेक्ट्रॉन ने घेर रखा है। तो आप प्रोटॉन निकाल पाओगे एटम में से? नहीं। लेकिन थोड़ा सा एटम को हीट दोगे तो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो चार्जिंग के लिए इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कोई मैटर को हम हीट करेंगे तो उसका आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जैसे करंट बहता है वायर्स में, किसकी वजह से? जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है मेटल्स के, वो फ्री होते हैं मूवमेंट करने के लिए, उसकी वजह से करंट बहता है। प्रोटॉन बहता तो भी करंट बहता है, चार्ज के बहने से करंट बहता है, लेकिन प्रोटॉन बहना पॉसिबल नहीं है। क्यों? न्यूक्लियस तोड़ना पड़ेगा, और न्यूक्लियस तोड़ना इतना आसान बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा हीट दोगे तो आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाता है। इसलिए चार्जिंग के लिए इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल होता है, प्रोटॉन नहीं। किसी बॉडी को अगर हमें पॉजिटिवली चार्ज करना है तो एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल देंगे हीट देके। किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। लेकिन प्रोटॉन से हम कुछ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी को पॉजिटिवली चार्ज करना हो तो उसमें हम एक प्रोटॉन डाल देंगे, या नेगेटिवली चार्ज करना है तो एक प्रोटॉन निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन निकालना इतना आसान बात नहीं है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है जिसको इलेक्ट्रॉन्स ने घेर रखा है, तब कैसे निकाल लोगे प्रोटॉन? लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर है, उसको निकालना कंपैरेटिवली प्रोटॉन से ईजी है। इसलिए चार्जिंग के लिए कौन सा पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होता है? इलेक्ट्रॉन। तो अब आपको समझ में आया होगा कि इस यूनिवर्स में मैटर के पास नेट चार्ज होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुए तो नेगेटिवली चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कंपैरिजन में कम हुए तो पॉजिटिवली चार्ज, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल हुए तो वो बॉडी न्यूट्रल होगी। दुनिया की सारी बॉडी इन तीन में से एक कंडीशन तक एग्जिबिट करती होगी। क्यों? क्योंकि सभी तो बने एटम्स हैं, और एटम किससे बना है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। या तो ये नंबर इक्वल हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा हो सकता है, या तो प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा हो सकता है। तीनों में से एक कंडीशन तो होगी ना। तो हमारे आसपास तो सारी बॉडी लगभग न्यूट्रल होती है, इसलिए हम चार्ज को इतना फील नहीं करते हैं। लेकिन हम अब समझना है, अब हम सारे पॉइंट्स अच्छे से देखते हैं चार्जिस के, और भी पॉइंट्स 11 के बाद भी वो सारे पढ़ेंगे। उसके बाद हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग देखेंगे, देन कूलम्ब्स लॉ, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला है इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर के जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है क्या? चार्ज। एलिमेंट्री पार्टिकल मतलब ऐसे पार्टिकल जो मैटर को बनाते हैं। मैटर को कौन बनाता है? मैटर को बनाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो उन पार्टिकल्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है क्या? चार्ज। तो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है चार्ज। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब जो दिखता नहीं है लेकिन उसके पास है। जैसे अगर मेरा पैसा चोरी हो गया, मुझे पता है इन दोनों में से किसके पास है, तो मैं बोलूँगा कि मेरा पैसा इसके पास है, तो आप उसको ढूंढोगे, पैकेट में देखोगे तो मिल जाएगा, पैसा निकल जाएगा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, उसको आप कितना भी तोड़ो तो अंदर से कुछ चमकीली चीज़ नहीं निकलेगी कि अरे ये रहा चार्ज निकल गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। समझे? इसको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। ढूंढने जाओगे तो मिलेगा नहीं, लेकिन है। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज ये कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। लेकिन क्या आप उसको तोड़ोगे तो चार्ज निकल जाएगा अंदर से? कुछ चमकीली चीज़ नहीं निकलेगी जिस पर चार्ज लिखा होगा, नहीं। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी को बोल दिया। एक पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं होता कि 2 कूलम चार्ज नॉर्थवर्ड्स, 2 कूलम चार्ज साउथवर्ड, नॉर्थ में 2 कूलम चार्ज, ऐसा कुछ नहीं। 2 कूलम चार्ज है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। मैंने वेक्टर और वेक्टर चैप्टर में आपको अच्छे से समझाया है कि वेक्टर और स्केलर में फ़र्क क्या होता है। स्केलर जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। 2 कूलम चार्ज, 2 माइक्रो कूलम चार्ज, 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, फैराडे, ये सब यूनिट्स है इसकी। तो ऐसे चार्ज हो सकते हैं, डायरेक्शन नहीं होता। ऐड कर सकते हो, एडिटिव इन नेचर होते हैं। 2 कूलम चार्ज है, आपके पास 2 कूलम और चार्ज आ गए हैं, तब टोटल कितना बचेगा? 4 कूलम चार्ज। लेकिन वेक्टर एडिशन अलग होता है, स्केलर एडिशन आपको अच्छे से पता है। अब देखते हैं तीसरा, इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम, लेकिन इसका प्रैक्टिकल यूनिट है फैराडे। कूलम
बहुत छोटी यूनिट है, इसलिए हम फैराडे को यूज़ करते हैं। फैराडे मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स ले लो, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1.6 × 10⁻19 कूलम। ऐसे 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे किए, और उनके ऊपर जो टोटल चार्ज आया उस चार्ज को हमने क्या बोला, 1 फैराडे। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इकट्ठा किया और सबका चार्ज टोटल ऐड किया, तो वो जो चार्ज आया उसको 1 फैराडे कहेंगे। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ई की वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, और Na की वैल्यू भी पता है, Na मतलब मोल अवोगाड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा कि 1 फैराडे = 96500 कूलम। ये आपको याद रखना है, ये प्रैक्टिकल यूनिट है। जरा सोचो एक इलेक्ट्रॉन का कितना कम चार्ज होता है, उसको हम प्रैक्टिकल में यूज नहीं कर सकते, लेकिन ये एक बढ़िया अमाउंट ऑफ चार्ज है, इसलिए इसको प्रैक्टिकल यूनिट बोला जाता है। फैराडे को फैराड मत कर देना, फैराडे अलग होता है। देखो ये तो आपको पता होगा, ये तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मैग्नेट की तरह साउथ पोल रिपेल करते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट करते हैं। तो लाइक चार्जेस इसमें भी पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को दूसरे पॉजिटिव को दूर करेगा, नेगेटिव दूसरे नेगेटिव को दूर करेगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये पॉइंट बहुत बड़ी, ये वाला पॉइंट है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। इसका मतलब क्या होता है कि मास के बिना चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सही भी बात है, जैसे मैंने आपको बताया इस यूनिवर्स में चार्ज अल्टीमेटली है किसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास और प्रोटॉन के पास। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास तो मास भी तो है ना। तो अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ऐसा आप कह सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास ही नहीं है, नहीं, इलेक्ट्रॉन के पास मास होता ही है। तो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड होता है। ये 4 कंडीशन दी हुई है, इन चारों में से कौन सा करेक्ट होगा और कौन सा फॉल्स होगा आप बताओ। पहला कंडीशन है मास 0 है, चार्ज भी 0 है। दूसरा कंडीशन है मास 0 है, चार्ज नॉन जीरो है। तीसरा मास नॉन जीरो, चार्ज 0, फिर मास नॉन जीरो, चार्ज नॉन जीरो। ये कंडीशन सही है, मास 0 चार्ज भी 0। फोटोन या न्यूट्रल बॉडी नहीं ले सकते, उनका मास होता है फोटोन। फोटोन का आप जानते हो, फोटोन के पास कोई मास नहीं होता। फोटोन के पास कोई मास नहीं होता, क्वांटा ऑफ लाइट है फोटोन, आप आगे भी पढ़ोगे इसको। तो फोटोन के पास ना ही मास होता है ना ही चार्ज होता है। ये कंडीशन एग्जिबिट करती है, ये कंडीशन एग्जिबिट कर सकती है किसी बॉडी के पास मास ही नहीं है लेकिन चार्ज है। ऐसा हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट आपने अभी पढ़ा कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर किसी बॉडी के पास मास है तो ही चार्ज हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि किसी बॉडी के पास मास नहीं है और उसके पास चार्ज है, ये पॉसिबल नहीं है। तो मास नहीं है और चार्ज है, ये पॉसिबल नहीं है। तीसरा कंडीशन देखो, मास इज नॉट इक्वल टू 0 एंड चार्ज इज इक्वल टू 0, है पॉसिबल। न्यूट्रॉन के पास मास होता है जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से भी ज़्यादा होता है, लेकिन चार्ज होता है क्या? न्यूट्रल होते हैं वो, चार्ज उन पर 0 होता है। तो ये वाला एग्जिबिट करता है कौन? न्यूट्रॉन या कोई भी नॉर्मल बॉडी। ये पेन इसमें ऑलमोस्ट ये कैसा है? न्यूट्रल ही है। इसके पास मास है लेकिन नेट चार्ज 0 होगा। क्यों? कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होंगे, तो नेट चार्ज कितना हो गया? 0। लेकिन मास तो है ना, आप उठाओगे तो पता चलेगा। दूसरा ये लास्ट कंडीशन है, ये एग्जिबिट तो हो गया। मास इज नॉट इक्वल टू 0 एंड चार्ज इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इस बॉडी के पास मास भी है और चार्ज भी है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन के पास भी मास होता है और चार्ज भी होता है, तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एग्जिबिट करते हैं। मतलब इन चारों कंडीशन में से ये तीनों एग्जिबिट करेंगे, ये हैं। लेकिन मास इज नॉट इक्वल टू 0 और चार्ज मास इज इक्वल टू 0 एंड चार्ज इज नॉट इज इक्वल टू 0, ये एग्जिबिट नहीं करता, ये पॉसिबल नहीं है। तो अब हम देखते हैं डायमेंशनल फार्मूला। ये आपको 5 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आपको कोई भी अगर पॉइंट समझ में नहीं आए तो आप पॉइंट नंबर लिख कर आप कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ये वाला है डायमेंशनल फार्मूला। आप आगे जाके करंट का फॉर्मूला पढ़ोगे कि चार्ज पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितना बहता है, उसको हम करंट कहते हैं। तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? IT, I एम्पियर,
डायमेंशनल फॉर्मूला में उसको एम्पियर से हम डिनोट करते हैं, और टाइम को टी से, तो a की पावर 1 t की पावर 1, ये इसका क्या हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला, किसका, चार्ज का, AT। अब देखो चार्ज इज ट्रांसफरेबल है, हमने अभी डिस्कस किया था कि चार्जिंग के लिए इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देंगे। किसी ओवरऑल बॉडी न्यूट्रल है, मतलब ये पेन, ये मार्कर न्यूट्रल है, इसको मुझे नेगेटिवली चार्ज करना है, तो मैंने किसी एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन इस पर डाल दिए, तब इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा हो गए, तो इस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया मतलब ये ओवरऑल बॉडी कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज। तो चार्ज इज ट्रांसफरेबल है, और ट्रांसफरेबल है भी कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन से नहीं। दूसरा, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, ये वाला स्केलर्स ही है, एडिटिव इन नेचर। जैसे 2 कूलम चार्ज है, मैंने आपको 2 कूलम और दे दिए, तो आपके पास टोटल कितना हुआ, 4 कूलम चार्ज। तो चार्ज इज एडिटिव, ये वाला क्वांटिटी, ये बहुत बढ़िया है, मास से यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करता है। चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट मतलब चार्ज बदलता नहीं है स्पीड ऑफ बॉडी के साथ, वेलोसिटी ऑफ बॉडी। मतलब अगर एक कार में मैंने 10 कूलम चार्ज रख दिया, उस कार को अगर मैं लाइट की स्पीड से भी आगे कर दूं तो वो चार्ज 10 का 10 कूलम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन मास वेरी कर जाता है वेलोसिटी के साथ। अगर बॉडी लाइट की स्पीड से जा रही होगी, ये फॉर्मूले से वेरी कर जाता है, तो यहाँ पर c² हो जाएगा, c² अपॉन c² क्या हो जाएगा, 1, 1 - 1 0, एनीथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट, मतलब उस बॉडी का मास इनफाइनाइट हो जाएगा। सोचो अगर आप लाइट की स्पीड से दौड़ोगे तो आपका मास कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। लेकिन आपके पास अगर चार्ज है कि मान लो आपके पास 10 कूलम चार्ज है, तो चार्ज 10 का 10 कूलम ही रहेगा, लेकिन मास कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो मास इज वेरिएंट बट चार्ज इज इनवेरिएंट, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट हो गया ना चार्ज से और मास से, कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, कुछ डिफ्रेंशिएशन है, और भी आगे पढ़ेंगे। चार्ज के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये स्टेटमेंट था पहले वैलिड, अब नहीं है, अब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों, बताता हूँ। जब आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ोगे तो उसमें एक प्रोसेस आएगा बीटा डीके, आपने सुना भी होगा। बीटा डीके में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। मतलब ये वाला स्टेटमेंट हम रॉन्ग प्रूव कर रहे हैं। देखो मान लो इस रूम में एक न्यूट्रॉन है, अभी चार्ज कितना है, और कुछ भी नहीं है, रूम ओवरऑल न्यूट्रल है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन मैंने बीचों बीच रख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब आप बताओ कि इस रूम में अभी चार्ज कितना है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, तो चार्ज 0, रूम में कोई चार्ज नहीं, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव ना ही नेट चार्ज, कोई चार्ज नहीं। लेकिन अगर उस न्यूट्रॉन का मैं बीटा डीके करा दूं तो वो न्यूट्रॉन टूट कर क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। नेट चार्ज अभी कितना है रूम में, जब बीटा डीके हो गया उसके बाद अभी भी 0 है। क्यों कि इलेक्ट्रॉन के पास जितना -e में है उतना ही चार्ज पॉजिटिव में प्रोटॉन के पास है, तो नेट चार्ज अभी भी 0 है। लेकिन आप बताओ कि अब पॉजिटिव चार्ज कितना है रूम में, प्रोटॉन चार्ज के बराबर +e, पहले कितना था, 0। पॉजिटिव चार्ज पहले नहीं था, अब है। नेगेटिव चार्ज पहले नहीं था, अब है। लेकिन नेट चार्ज पहले भी 0 था, अभी भी है। समझ में आया कि नेगेटिव, पॉजिटिव और नेट चार्ज ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि नेट चार्ज हमेशा आइसोलेटेड सिस्टम का कांस्टेंट रहता है, बदल नहीं सकता। इसका मतलब कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर लो, आप नेट चार्ज जनरेट नहीं कर सकते। अगर आपने 10 कूलम चार्ज पॉजिटिव में जनरेट कर लिया तो ऑटोमेटिकली -10 कूलम चार्ज भी जनरेट हो जाएगा उसके साथ साथ, तो नेट चार्ज अभी भी 0। मतलब हम नेट चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, किसी भी एक्सपेरिमेंट से नहीं कर सकते। तो नेट चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं। लेकिन पॉजिटिव चार्ज बदल जाता है। अभी किया हमने, न्यूट्रॉन का बीटा डीके करवाया। पहले रूम में क्या था, न्यूट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज था नहीं। जब बीटा डीके हो गया तो इस रूम में पॉजिटिव चार्ज आ गया ना। नेट चार्ज 0 है लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो आया ना। नेगेटिव चार्ज पहले कितना था, 0, अब भी तो आ गया ना एक इलेक्ट्रॉन बीटा डीके होने के बाद। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम का चेंज होता रहता है। उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा है तो -3 कूलम, -4 कूलम, कितना हुआ, -7 कूलम। या एक पार्टिकल -2 कूलम ले लिया, या +9 कूलम, सॉरी -9 कूलम एंड -9 कूलम एंड +2 कूलम लिया, तो अभी भी चार्ज कितना हुआ, -7 कूलम। तो चार्ज ऐसे ऐसे बदलते रहेंगे लेकिन नेट चार्ज नहीं बदलेगा, नेट चार्ज उतना ही रहेगा। तो ये है टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये नहीं। अब हमने ये तो देख लिया कि क्रिएट कैसे होता है। जैसे न्यूट्रॉन था तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर दिया तो चार्ज क्रिएट हो गया। डिस्ट्रॉय कैसे होता है, बीटा डीके में न्यूट्रॉन जब टूटता है, बीटा डीके में एक बार क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनते हैं। इलेक्ट्रॉन
पॉजिट्रॉन के पास चार्ज अपोजिट होता है, अपोजिट नेचर का, लेकिन अगर वो दोनों आपस में मिल जाएं तो चार्ज गायब हो जाता है, जीरो, और वो एक एनर्जी की फॉर्म में लिबरेट हो जाते हैं। तो चार्ज डिस्ट्रॉय भी होता है, चार्ज बनता भी है। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, लेकिन ये स्टेटमेंट सही है। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो आप अगर सॉल्व कर पाओगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं।